प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स सारणिक, और सारणिक में भी एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। अब देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, एक सारणिक है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सारणिक दिया, डेल बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पहली पंक्ति, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इसकी दूसरी पंक्ति, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इसकी तीसरी पंक्ति। ये एक सारणिक है और अपने को बोल रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, सबसे पहले ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, सबका एक बार स्क्वायर कर देते हैं सभी अवयव का। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये सारणिक है। अपने को बोल रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात करो। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं बताई अगले ने। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आप विस्तार मत कीजिए इसका, ऐसी कोई बाउंडेशन क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। तो आप इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी पंक्ति का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि सारूस डायग्राम की सहायता से भी आप सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम गुणधर्मों से क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। तो देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को गुणधर्म से करेंगे। गुणधर्म से क्वेश्चन करें तो सबसे पहले सारणिक में ये देखिएगा आप कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक भी वन है क्या। यदि एक भी वन है तो उस क्वेश्चन को फटाफट हल किया जा सकता है संक्रिया लगा करके। परंतु यदि एक भी वन ना हो तो हम इस स्टेप पे जाते हैं कि हम वहाँ किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में वन बनाएं। परंतु यहाँ देखिएगा, इसकी पहली पंक्ति देख लो चाहे पहला स्तंभ देख लो, वन मिल रहा है अपने को। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि एक भी अवयव वन है तो जिस पंक्ति में वो वन है उस पंक्ति को या उस स्तंभ को, बचे हुए दोनों अवयवों को, वन को छोड़ के जो दो अवयव बचते हैं, वन जिस पंक्ति में है, चाहे पंक्ति की बात कर लो, या वन जिस स्तंभ में है उस स्तंभ की बात कर लो, बचे हुए दो अवयव को शून्य बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पहली पंक्ति ले लेते हैं, चलो, कि इसकी पहली पंक्ति है, इसमें ये अवयव वन है और एक अवयव वन है, तो फिर बाकी दो अवयव को शून्य बनाया जा सकता है। और दो अवयव को शून्य क्यों बनाना चाहते हैं हम? क्योंकि सारणिक का मान याद करने में सहूलियत रहेगी, फटाफट उसका मान निकल जाएगा। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में दो अवयव शून्य हैं तो उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अनुदिश उसका प्रसरण करेंगे हम। तो देखिएगा, पहले हम शून्य बना लेते हैं, क्योंकि वन मिल गया और वन यदि मिल जाता है तो दो अवयव को शून्य बनाया जा सकता है। ये वन है तो इन दोनों को आप शून्य बना सकते हो या इन दोनों को आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वन इस पंक्ति में है तो वन को छोड़ के दोनों को जीरो बनाया जा सकता है, या वन इस स्तंभ में है पहले स्तंभ में तो वन को छोड़ के दोनों को जीरो बनाया जा सकता है। तो देखिएगा, मैं इस 4 को जीरो बना रहा हूं। 4 कौन सी पंक्ति में है? R2 में। इस 4 और 9 को जीरो बना लेते हैं। आप चाहो तो इनको बना सकते हैं। मैं इस 4 को जीरो बना रहा हूँ। 4 कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में हम जीरो बनाना चाहते हैं। ये जीरो कैसे बनेगा? देखिएगा, R2 में से यदि इस 4 में से यदि इसको 4 से गुणा करके, 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, हम बोलें तो 4R1 यदि लगाते हैं, R2 में कौन सी संक्रिया लगाते हैं? R2 माइनस 4R1। साफ साफ दिखता है, 4 में से यदि इसे 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। एक हम इस 9 को 0 बनाना चाहते हैं, तो 9 कौन सी पंक्ति में? R3 में। तो R3 में क्या संक्रिया लगाएंगे? R3 माइनस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, बोलेंगे 9R1। समझ पाए बात को? ये दोनों जीरो बन गए। अगर आप इसे जीरो बनाते तो C2 में संक्रिया लगाते, अगर इसे जीरो बनाते तो C3 में संक्रिया लगाते। समझ पाए मेरी बात? अगर यहाँ 5 होता तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देते। अगर यहाँ 7 होता तो 7 से मल्टीप्लाई करके घटा देते। समझ पाए बात को? अब देखिएगा, डेल बराबर क्या आएगा?
R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 1 4 9 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखिएगा R2 को लिखेंगे आप R2 माइनस 4R1, तो R2 कितना है यहाँ देखिए 4, इसकी जगह तो 4 लिखेंगे, माइनस यहाँ लिख के बता देता हूँ, R2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 4 इंटू R1 कितना है 1, तो 4 माइनस 4 रिजल्ट में क्या आएगा बेटा 0, यहाँ लिख देंगे 0। नो R2 का मान माइनस 4R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो माइनस 4 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में से 9 हटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 7, ये लो माइनस का 7। उसके बाद में देखिएगा 16 माइनस इसे 4 से गुणा करेंगे, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, कितना बचेगा माइनस का 20, तो ये हो गया माइनस का 20। समझ पाइए मेरी बात को, ये R2 हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी पंक्ति में R3 में, तो R3 में क्या लिखेंगे R3 माइनस 9R1, 9 पहली पंक्ति को 9 से गुणा करके फिर घटाएंगे इनको, तो 9 माइनस 9 क्या आएगा 0, 16 माइनस 36 माइनस का 20, देखिएगा 16 माइनस 9 की गुणा करेंगे 4 से 36 आएगा। उसके बाद में 25 माइनस 9 की गुणा 9 से करेंगे कितना आएगा 81। अब 25 माइनस 81 से 25 हटाना है, कैसे हटाएं 81 से 1 हटा दो पहले, अब 24 ही हटाना है 80 से, 80 से 24 हटाएंगे तो पहले 20 हटा दो 60 बचा, अब 60 से 4 और घटा दो 56 बचा, 56 किसका बचा देखिए माइनस 81 के साथ है तो माइनस का 56। बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब पहले स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण कर दो, क्योंकि पहले स्तंभ में जो 2 0 आ गए ना, तो लिखेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर तो डेल बराबर प्रथम स्तंभ यही है, इसमें 2 अवयव 0 है, इन पे मान निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 1 पे बात करते हैं, तो लिखेंगे 1 इंटू, अब देखिएगा 1 वाली पंक्ति छोड़िए 1 वाला स्तंभ छोड़िए, कितना आएगा इन दोनों की गुणा, यही तो बचेगा। देखिए 1 वाली पंक्ति छोड़ दी, 1 वाला स्तंभ छोड़ दिया, अब बोलेंगे सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा, तो लिखेंगे -7 गुणा -56। अब बोलेंगे माइनस पस विकिरण के अवयवों की गुणा, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस 20 की गुणा 20 से करेंगे, कितना आ जाएगा 400। समझ पाए मेरी बात को आप। अब देखिए डेल बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 की गुणा करेंगे 56 से। अब सवाल उठता है कि 7 की गुणा 56 से कैसे करें, तो 7 की गुणा पहले 50 से करिए आप, 7 की गुणा 50 से करेंगे 350 आ जाएगा। अब 7 की गुणा आप 6 से करिए 42 आ जाएगा, 350 मतलब 350 और 42 कितना हो गया 392, ये आ गया बेटा 392 माइनस 400। ठीक है, अब 392 से 400 हटाएंगे, तो 400 से 392 हटा दो, कितना बचेगा बेटा 8, और 8 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 400 बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो इस सारणिक का मान कितना आ गया माइनस का 8। ये अपना आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, क्वेश्चन में बताया ओमेगा क्या है इकाई का घनमूल है, एक तो ये बात बताइए आपको इकाई का घनमूल है। ओके, अब बोल रहा है ये बात तो गिवन है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो सारणिक का मान ज्ञात करो। अब सारणिक दे रहा है अपने को, सारणिक क्या दे रहा है, चलो मैं डेल के बराबर लिख लेता हूँ इसको। पहली पंक्ति है 1 ओमेगा क्यूब
ओमेगा स्क्वायर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, तीसरी पंक्ति है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अपने को इस सारणिक का मान पूछ रहा है। इस सारणिक का मान बताने के लिए अपने को एक बात जरूर बता रहा है, क्या कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। डियर स्टूडेंट्स, जूनियर क्लास में आपने इकाई के घनमूल ज्ञात किए थे। इकाई के 3 घनमूल आए थे अपने पास, एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। और इन तीनों के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, रिलेशन था एक, कि इन तीनों का योगफल है ना वो सदैव 0 आता है। इकाई के जो 3 घनमूल आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का योगफल हमेशा क्या आता है? 0 आता है। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी कि ओमेगा क्यूब का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये बात थी। तो ये दोनों बातें यहाँ यूज होने वाली है। अगर आपको कोई बोल दे कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो आप वहाँ तुरंत बोल सकते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर कितना होगा? 1 होगा। और इकाई के जो घनमूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में रिलेशन क्या है कि इन तीनों का योगफल सदैव 0 आता है। अब देखिएगा, हम जानते हैं क्या कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1 लिखिएगा। तो डेल बराबर 1, ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया 1, फिर है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया 1, ये है 1, ये ओमेगा, उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। अब देखिएगा, इस सारणिक का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली पंक्ति में 1 मिला अपने को, पहली पंक्ति में 2 1 है, दूसरी पंक्ति में स्तंभ में देखें, पहले स्तंभ में तो 2 1 है। तो आप इन दोनों 1 को 0 बना सकते हैं। एक को ही सोचिए, चलो हम एक 1 को 0 बना सकते हैं। तो अगर मैं इस 1 को 0 बनाना चाहूँ, R1 वाले को, किसको? R1 वाले को, कि R1 में से मैं घटा दूं R2 को, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और R1 - R2 जो आएगा 0 आएगा, वो R1 की जगह लिखेंगे आप। तो डेल बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, 1 - 1 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ओके, अब देखिएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, डेल बराबर। अब देखिए, पहली पंक्ति में 2 अवयव 0 हैं, तो आप पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, विस्तार करने पर। तो डेल बराबर, पहली पंक्ति में इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये प्लस का लिखा जाता है, ये माइनस का, फिर ये प्लस का, तो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इनटू। अब देखिए, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे। मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा माइनस पश्च विकिरण की होगी, तो ओमेगा की 1 से गुणा करेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये भी क्या है? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आया यहाँ पे। तो देखिए, यदि मैं यहाँ से माइनस निशान कॉमन ले लूँ, चलो कॉमन भी मत लो, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो डेल बराबर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर की गुणा करेंगे पहले दोनों से, फिर माइनस ओमेगा की करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर की गुणा ओमेगा से करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर की गुणा माइनस ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ओमेगा की घात कितनी हो जाएगी? 4। फिर माइनस ओमेगा की गुणा ओमेगा से करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर माइनस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ओके, अब देखिएगा, डेल बराबर ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1 माइनस ओमेगा की घात 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का मान कितना हो गया? 1। अब देखिएगा, डेल बराबर 1 माइनस ओमेगा क्यूब का मान कितना हो गया? 1। 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा से करेंगे बेटा, क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में क्या है? 1।
इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिएगा, डेल बराबर 1 + 1 कितना हो गया 2, माइनस इन दोनों से माइनस का निशान कॉमन ले लिया तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब हम जानते हैं क्या कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का यदि मान निकालें तो 1 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो देखिएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा -1। तो जहाँ अपने पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं -1। तो डेल बराबर क्या आएगा 2 माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे हम माइनस का 1, तो ये लिख दिया -1। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो डेल बराबर आ जाएगा 2 + 1 बोले तो 3। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, इस सारणिक का मान हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है? तो मैं डायरेक्ट एक सारणिक लिखता हूँ, उस सारणिक के बराबर अपने को कुछ सिद्ध करना है। सारणिक की पहली पंक्ति है a² BC AC + C²। दूसरी पंक्ति है a² + AB B² AC। तीसरी पंक्ति है बेटा AB B² + BC और C²। इस सारणिक के बराबर अपने को सिद्ध करके दिखाना है 4a² B² C²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो जो भी एग्जाम होंगी आगे वरीयता दी जाएगी क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। यह है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस सारणिक का मान निकालेंगे और अपना आंसर क्या आना चाहिए बेटा 4a² B² C²। यदि अपना आंसर 4a² B² C² आ जाएगा तो ये बात प्रूव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। देखिएगा सारणिक में फिर से लिख रहा हूँ, डेल मान लेता हूँ इस सारणिक को। तो डेल बराबर सारणिक है अपने पास a², चलो यहीं से कर लेते हैं, दोबारा क्यों लिखें। दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लिखेंगे LHS को सरल करने पर या LHS को हल करने पर। तो LHS को हल करेंगे हम, ये है LHS। अब देखिएगा इस सारणिक की पहली पंक्ति में सबसे a कॉमन आ रहा है, यहाँ a है, इन दोनों से a कॉमन आ रहा है, यहाँ भी a है। दूसरे स्तंभ से, पहले स्तंभ से a कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से b कॉमन आ रहा है, तीसरे स्तंभ से c कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे C1 C2 व C3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर। तो देखिएगा यहाँ A कॉमन ले लिया पहले स्तंभ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे A बचेगा। ओके, यहाँ से A कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा A + B बचेगा। यहाँ से A कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा B बचेगा, और जो कॉमन लिया है A वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब दूसरे स्तंभ से हमने B कॉमन लिया है तो B भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा देखिए C B, क्योंकि एक B बाहर जा चुका है। यहाँ से B कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे, क्या बचेगा B + C। यहाँ देखिएगा C कॉमन ले रहे हैं तीसरे स्तंभ से तो क्या बचेगा A + C। यहाँ क्या बचेगा A, यहाँ क्या आ जाएगा C। समझ पाए बात को? ये सारणिक आएगा। अब देखिए थोड़ा सा रिलेशन, आप पहले और दूसरे स्तंभ को जोड़ें तो तीसरा स्तंभ क्या है A + C। मतलब यदि इन दोनों के योगफल से हम A + C इस C3 को माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा एक,
वैसे ही की जगह लिख लो आप, चाहे C1 की जगह लिख लेना, चाहे C2 की जगह लिख लेना। तो मैं यहाँ C1 में संक्रिया लगा रहा हूँ, क्या C1 प्लस C2 माइनस C3, इन दोनों का योगफल करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा एक। अब देखिएगा, और यहाँ से जो C कॉमन लिया है तो यहाँ भी गुणा में C आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ABC इंटू ये वाला प्रॉपर्टी गुणधर्म संक्रिया हम लगा रहे हैं, C1 की जगह क्या लगा रहे हैं, C1 प्लस C2, तो A प्लस C माइनस C3, A प्लस C से A प्लस C माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा, 0। ओके, A प्लस B कितना हो गया, A प्लस B A प्लस 2B हो गया, इन दोनों को जोड़ो, फिर A माइनस करो, तो माइनस का A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाली संक्रिया लगा रहे हैं तो क्या बचेगा, 2B, B प्लस C, 2B प्लस C, फिर C माइनस करो, C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर से 2B। बाकी ऐसा कैसा, B प्लस C, A प्लस C, C। अब देखिएगा 2B पहले स्तंभ में ये दोनों समान आ गए, एक को और फिर से 0 बनाया जा सकता है। तो देखिए मैं R2 में संक्रिया लगा देता हूं, R2 माइनस R3, 2B से 2B घटाएंगे 0 आएगा। रिजल्ट किसकी जगह लिखें, या तो R2 की जगह लिख दें या R3 की जगह लिख दें, आपकी इच्छा हो। मैं लिख रहा हूं या R2 की जगह। तो देखिएगा ABC ये तो मल्टीप्लाई में पहले से चल रहा है, पहली पंक्ति है 0 C A प्लस C, दूसरी पंक्ति की जगह हम क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस R3, तो इसमें से ये घटाएंगे 2B माइनस 2B 0, फिर B माइनस B प्लस C, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का C, उसके बाद में A माइनस C, और तीसरी पंक्ति ऐसे की ऐसे लिखेंगे 2B B प्लस C और C। समझ पाइए इतनी बात को। अब देखिएगा इसका पहला स्तंभ, इसमें 2 अवयव शून्य हो गए, तो तीसरे अवयव के अनुदिश इसका मान निकाल लो आप। तो लिखेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर, देखिएगा बेटा ABC ये तो गुणा में है, पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, ये दोनों 0 हैं, जरूरत नहीं है लेने की, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो लिखेंगे 2B इंटू ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो। अब बोलेंगे मुख्य विकर्ण क्यों के गुणा माइनस पश्च विकर्ण क्यों के गुणा, तो C की गुणा करेंगे A माइनस C से, तो C इंटू A माइनस C, फिर बोलेंगे माइनस, अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस C इंटू A प्लस C। अब देखिएगा कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं, ABC इंटू 2B इतना लिख दिया, इनटू में क्या लिखेंगे, C के अंदर गुणा कर दो, AC माइनस C स्क्वायर, देखिए C की गुणा A से करेंगे, AC माइनस C स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर। अब देखिए C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, AC प्लस AC कितना हो गया, 2AC, तो ABC इंटू 2B इंटू 2AC, 2 इंटू 2 4, A इंटू A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर। ये क्या है अपनी राइट हैंड साइड, और यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब देखिएगा बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी खुल के बात करेंगे। देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है,
यदि एक सारणिक दे रहा है अपने को डेल बराबर, जिसकी पहली पंक्ति है A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति है A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति है A3 B3 C3। ये एक सारणिक अपने को दिया। ओके, और फिर बोल रहा है इस सारणिक में कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 आदि क्रमशः अवयव स्मॉल A1, स्मॉल B1, स्मॉल C1 आदि के सहखंड है। सहखंड हैं तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है अपने को। डेल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? पहली पंक्ति लिख रहा हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। डेल स्क्वायर बराबर ये सारणिक आना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। देखिएगा, ये सारणिक दिया डेल बराबर A1 B1 C1, जिसके अवयव हैं स्मॉल A1 स्मॉल B1 स्मॉल C1। दूसरी पंक्ति में A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति में A3 B3 C3। अब अपने को बोल रहा है इस सारणिक में ये कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 क्या है? बताया अगले ने, अवयव A1 B1 C1 के सहखंड है। मतलब स्मॉल A1 जो अवयव है पहली पंक्ति का, इसका सहखंड क्या है? कैपिटल A1। B1 का स्मॉल B1 का सहखंड क्या है? कैपिटल B1। स्मॉल C1 का सहखंड क्या है? कैपिटल C1। इसी प्रकार से स्मॉल A2 का सहखंड क्या है? कैपिटल A2। स्मॉल B2 का सहखंड क्या है? कैपिटल B2। इसी प्रकार से कैपिटल C2। ये सब सहखंड दिए हुए हैं इनके। A1 स्मॉल B1 स्मॉल C1, इनके संगत इनके सहखंड बता दिए, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1। अब सुनिए, अब अपने को बोल रहा है कि डेल स्क्वायर बराबर ये सारणिक सिद्ध करके बताओ। तो देखिए, डेल बराबर तो अगले ने दिया है अपने को। मैं एक सारणिक और मान लेता हूं डेल डैश। और ये डेल डैश किसको मानता हूं मैं? इस सारणिक के जो अवयव है ना, इन अवयवों के सहखंडों का मैं सारणिक मान लेता हूं उसे। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, अब देखिएगा, डेल की और डेल डैश की यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए, डेल इंटू डेल डैश। याद रखना, एक क्वेश्चन में संकेत भी दिया गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई संकेत आपको नहीं मिलेगा। डेल की आप डेल डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल लिख देता हूं सबसे पहले मैं, क्या है? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, इंटू में क्या है? डेल डैश। डेल डैश सहखंडों का सारणिक है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखिए कैसे लिखा है, ये पहली पंक्ति तो ये पहली पंक्ति के सहखंड, ये दूसरी पंक्ति तो ये दूसरी पंक्ति के सहखंड, ये तीसरी पंक्ति तो तीसरी पंक्ति के सहखंड। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने अव्यूह की अव्यूह से तो गुणा की है। अब हम यहां सीखेंगे सारणिक की सारणिक से मल्टीप्लाई करना, सारणिक की सारणिक से गुणा करना। अव्यूह में क्या होता था? पहले वाले
अवयव है कि पहली पंक्ति की गुणा दूसरे वाले अवयव के पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से की जाती थी। यहाँ सारणिक में आप पहली पंक्ति की पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से, मतलब पंक्ति की स्तंभ से भी गुणा कर सकते हैं और पंक्ति की आप पंक्ति से भी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ पंक्ति की पंक्ति से गुणा करके। ओके, यहाँ कर देता हूँ। तो लिखेंगे पंक्ति की पंक्ति से गुणा करने पर, या फिर यूं लिख सकते हैं पंक्ति गुणा से, पंक्ति की पंक्ति से गुणा करने पर। देखिएगा, पहली पंक्ति की पहली पंक्ति से करेंगे, पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति से करेंगे, पहली पंक्ति की तीसरी पंक्ति से करेंगे, तो डेल इंटू डेल डैश बराबर क्या आएगा? सारणिक ही आएगा। सारणिक की गुणा करेंगे तो सारणिक आएगा। पहली पंक्ति की आप पहली पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो A1 की गुणा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के अवयव हैं, तो ये क्या है? पहली पंक्ति के अवयव के सहखंड हैं। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था क्या कि ये कोई सारणिक है, मान लो जिसके अवयव है 1 2 3 2 1 2 1 1 2, ये सारणिक है। यदि इस सारणिक की पहली पंक्ति के अवयव 1 2 3 ले लिए, इन 1 2 3 के साथ पहली पंक्ति के अवयव के साथ गुणा कर दें। किन की? इनके सहखंडों की, इन्हीं के सहखंडों की। 1 की सहखंड की यहाँ गुणा, 2 के सहखंड की यहाँ गुणा, 3 के सहखंड की यहाँ गुणा, जो कुछ भी आए सहखंड, फिर इनका जो रिजल्ट है, इनका जो रिजल्ट आएगा उन सबको क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करते ही बेटा अपने को क्या मिलेगा? डेल मिलेगा, बोले तो सारणिक का मान मिलेगा। इसके साथ एक बात और बता दूं आपको मैं, यदि आप इस सारणिक की कोई भी पंक्ति लेते हो, जैसे मैं यहाँ दूसरी पंक्ति ले रहा हूँ 2 1 2, यदि इन 2 1 2 जो अवयव लिए हैं इनके साथ इस पंक्ति के अवयव के सहखंड को छोड़ के किसी दूसरी पंक्ति के सहखंड की गुणा कर दें इनके साथ, और रिजल्ट जो आए उस रिजल्ट को आप जोड़ें, तो बेटा रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। ये बात सर्वदा सत्य है। मैंने गुणधर्म वाले पार्ट में ये बताया है। गुणधर्म आपने यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ देखिए, मैंने इस बात को प्रूव करके दिखाया है। ओके, अब देखिएगा, पहली पंक्ति की पहली पंक्ति से ही गुणा करेंगे तो A1 B1 C1 ये अवयव हैं, तो A1 B1 C1 ये इनके सहखंड है। मतलब A1 की ये इस अवयव की इसके सहखंड से गुणा होगी, इस अवयव की इसी के सहखंड से गुणा होगी, इस अवयव की इसी के सहखंड से गुणा होगी, और सभी का योग करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? सारणिक का मान आएगा। बोले तो मैं लिख सकता हूँ सारणिक का मान क्या है? डेल। डेल ही तो है सारणिक। ओके, अब देखिएगा, मतलब थोड़ा सा लिख के बता दूं, यहाँ पहली पंक्ति के अवयव हैं A1 B1 C1, और इनके साथ गुणा किसकी की? पहली पंक्ति की, इसकी पहली पंक्ति A1 B1 C1, और इन सबको प्लस करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? सारणिक का मान मिलेगा, क्योंकि ये अवयव हैं, इनकी गुणा किससे की गई? इन्हीं के सहखंडों से गुणा की गई है, और फिर योग किया तो रिजल्ट में क्या मिलता है? हमेशा सारणिक का मान मिलता है। सारणिक का मान क्वेश्चन में कितना है? डेल। तो यहाँ लिख दिया मैंने डेल। अब सुनिएगा, अब मैं दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहा हूँ, इस पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहा हूँ, तो A1 B1 C1 की गुणा किससे कर रहा हूँ? A2 B2 C2 से। फिर इनका योग करेंगे तो देखिए, इस अवयव का ये सहखंड नहीं है, इस अवयव का ये सहखंड नहीं है, इस अवयव का ये सहखंड नहीं है, इसका मतलब इनके सहखंडों से गुणा नहीं होगी, तो इनका योगफल हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति से गुणा करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 0। फिर पहली पंक्ति की तीसरी पंक्ति से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? रिजल्ट में 0। ओके, अब देखिएगा, अब दूसरी पंक्ति की आप पहली पंक्ति से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, दूसरी पंक्ति की दूसरी पंक्ति से करेंगे तो सारणिक का मान आएगा। क्यों? क्योंकि इन अवयव की इन्हीं के सहखंडों से गुणा होगी, फिर योगफल क्या आएगा? सारणिक का मान आएगा। अब दूसरी पंक्ति की तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। ओके, अब तीसरी पंक्ति को लेंगे तो तीसरी पंक्ति की पहली पंक्ति से गुणा करेंगे 0, दूसरी से करेंगे तो भी 0, और तीसरी से करेंगे तो सारणिक का मान आएगा डेल। समझ पाई बात को? अब सुनिए, पहली पंक्ति से डेल कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति से डेल कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति से डेल कॉमन आ रहा है। लिखेंगे C1 C2
C3 से डेल उभयनिष्ठ लेने पर देखिएगा, डेल इंटू डेल डैश बराबर डेल पहली पंक्ति से कॉमन लिया, डेल दूसरी पंक्ति से कॉमन लिया, डेल तीसरी पंक्ति से कॉमन लिया, तो डेल इंटू डेल कितना हो जाएगा बेटा, डेल क्यूब। इनटू में सारणिक क्या बचेगा, देखिए डेल बाहर चला गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब देखिएगा डेल इंटू डेल डैश बराबर डेल क्यूब इंटू इस सारणिक का मान आप निकालेंगे ना बेटा, तो कितना आएगा 1। देखिए 1 के अनुदिश निकालता हूं तो ये वाला पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, बोलेंगे 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। तो मान आया अपने पास डेल इंटू डेल डैश बराबर डेल क्यूब। यहाँ देखिएगा डेल की 1 घात है, यहाँ डेल की 3 घात है, 1 घात कैंसिल हो जाएगी, 2 घात बचेगी, तो डेल डैश बराबर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर। तो देखिएगा डेल स्क्वायर बराबर क्या है, डेल डैश, और डेल डैश बेटा रियल में क्या है, ये लिखा हुआ डेल डैश, इसको हमने मानना है, ऐसा लिख देना। डेल डैश बराबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा, ये वाली बात कि करना क्या है, डेल इंटू डेल डैश करना है, उससे ये बात प्रूव होगी। क्वेश्चन में संकेत दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।